मैं हूं जितेश मिश्रा, मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अफसरों और अधिकारियों से कहा है कि तनाव भरी जिंदगी से कुछ नहीं होगा, वो अपना काम तनाव मुक्त होकर करें, किसी भी दबाव में कोई काम ना करें और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने में लगाएं ताकि वो अलग अलग तरीकों से बेहतर काम को करना सीख सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अधिकारियों से साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह के दबाव में वो यहाँ पर काम ना करें और तनाव भरी जिंदगी से कुछ हासिल नहीं होगा। और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों को वो कार्य करने के लिए कहा गया है जो काम उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक दिए गए हैं और जिनको करने की जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों को, और अगर हम बात करें तमाम अफसर को कहा जाता था कि मोदी सरकार में उन्हें काम करने की आजादी मिलेगी, तो वैसा ही बिल्कुल होता दिख रहा है। और इतना बड़ा देश आपको चलाना है और अगर आप मुरझा गए तो देश का खिलना कैसे संभव होगा। और इसलिए मेरा एक भी साथी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप काफी काम करते होंगे, कभी सोचा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी फाइलों में बन चुकी है? आपकी जिंदगी भी फाइल का एक कागज का पन्ना बनकर रह गया है? ऐसा तो नहीं हुआ ना? सोचिए, मैं सच बताता हूं, सोचिए। अगर आपकी जिंदगी फाइल बन गई है और जब कार्यकाल पूरा होगा तो आपका पूरा जीवन फाइल का एक पन्ना बनकर रह जाए, वो जिंदगी क्या जिंदगी जीना है जी? ऐसे जियोगे क्या? आप कल्पना कीजिए कहीं आपका जीवन रोबोट तो नहीं हो गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो उसका सीधा असर पूरी सरकार पे पड़ता है, पूरी व्यवस्था पे पड़ता है। इस सरकार में जिसने भी इस व्यवस्था की रचना की है उसे उस दिन भी पता था, यानी आज ये कोई संकट आया ऐसा नहीं है, उस दिन भी पता था कि सारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में एक चीज कहीं छूटनी न चाहिए, वो है शीलम परम भूषणम। हमारा काम सिर्फ डिपार्टमेंट चलाना इतना नहीं है, हमारा काम विदिन डिपार्टमेंट उसको मॉडर्नाइज करना, उसको स्ट्रेंथन करना, इनोवेट करना, ये निरंतर प्रक्रिया होती रहनी चाहिए। ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, इज इकोनॉमिकल गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस। और वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया मोबाइल गवर्नेंस पे चलने वाली है। विदाउट आर्ट गुड गवर्नेंस इज इम्पॉसिबल। गुड गवर्नेंस आर्ट के बिना चल नहीं सकती। और जब मैं आर्ट कहता हूं, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ART, ये आर्ट चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। बिना आर्ट जीवन भी संभव नहीं होता, तो बिना आर्ट गवर्नेंस भी संभव नहीं होता। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, किसानों के मुद्दे पर और भूमि विधेयक को लेकर लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब आम आदमी पार्टी ने सरकार का विरोध किया है और उनका कहना है कि ये जो बिल है, ये जो नया विधेयक है, ये किसानों के लिए घातक है और तमाम उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर अगर हम देखें तो लगातार सूट बूट वाली सरकार और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष भले ही सरकार को घेर रहा हो, लेकिन सदन के बाहर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। वहां पर आम आदमी पार्टी ने अब सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने संसद घेराव करने की कोशिश भी की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि वो ये काम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि किसानों के हक को उन्हें नहीं दिया जाता, या फिर किसानों के लिए जो बिल ये लाया गया है जो कि किसानों के लिए घातक है, उसे नहीं बदला जाता।
साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये किसानों की विरोधी सरकार है और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। बाबा रामदेव ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, बात चाहे हरियाणा सरकार की हो या केंद्र सरकार की या तमाम उन राज्यों की जहां पर बीजेपी की सरकार है, लगातार बाबा रामदेव की बीजेपी से करीबी जो मानी जाती है उसको लेकर खबर आ रही थी कि बाबा रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन बाबा रामदेव की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये दर्जा लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो योगी हैं, वो योग के जरिए तमाम लोगों को अगर हम बात करें उनका स्वास्थ्य बेहतर रखते हैं और योग की आवाज को पूरे देश पर दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बाबा रामदेव पर लगातार तमाम विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के करीबी है और बीजेपी सरकार में उनकी दखलंदाजी है। लेकिन बाबा रामदेव इन तमाम आरोपों से अक्सर मना करते रहे और शायद यही वजह है कि उन्होंने अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो साधु और योगी है और अपने कार्य को बेहतर तरीके से करना जानते हैं और उसी को वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बाबा को बाबा ही रहने दो। आप लोगों ने जो हमको कैबिनेट का गौरव दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम बाबा ही बनकर के, फकीर ही बनकर के आपकी सेवा करते रहेंगे। हमको कैबिनेट का ये समझा आपने जो दिया उसको हम धन्यवाद पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक आपको झोली में वापस डालते हैं। और न्यूज रूम लाइव छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ और खबरों का। और न्यूज रूम लाइव में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर में तमाम अलगाववादियों की रैली होने के बाद आपको बता दें कि जो विरोध है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम अलगाववादियों ने रैली करके कश्मीर की जनता को बरगलाने की कोशिश की और साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार के खिलाफ भी वहां पर अगर हम बात करें तमाम लोग इकट्ठे हुए। आपको बता दें विपक्ष ने सरकार पर यहाँ पर आरोप लगाया है और कहा कि इस रैली को नहीं करने दिया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से इस रैली को करवाया गया वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। हालांकि तमाम अलगाववादियों की अगर हम बात करें, चाहे मीर वाइस की बात करें या गिलानी की बात करें या मसर्रत आलम की बात करें, मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में इस रैली को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन हालांकि सरकार, और अगर हम बात जम्मू कश्मीर की सरकार की करें तो उन्होंने इस रैली पर बंद का आरोप लगा दिया था और इस रैली को नहीं होने दिया जाएगा ऐसे बयान दिए थे और तमाम अलगाववादी नेताओं को नजरबंद भी किया था। लेकिन उसके बावजूद ये रैली हुई है जिसको लेकर सरकार की आलोचना लगातार विपक्ष कर रहा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें ओवैसी बंधुओं पर भले ही बेंगलुरु के प्रवेश पर रोक लग गई हो और अब शिवसेना भी उन पर भड़क उठी है। शिवसेना ने लगातार जिस तरीके से तमाम लोगों पर बेबाक सामना के जरिए राय रखी जाती है उसी को आगे बढ़ाते हुए शिवसेना ने अब ओवैसी बंधुओं पर आरोप लगाया है और कहा है कि इनके दिमाग में पाकिस्तान का हरा रंग भरा हुआ है। शिवसेना ने ओवैसी बंधुओं को आड़े हाथ लेते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए और साथ ही साथ उनके तमाम कामों को लेकर और बयानों को लेकर उनका विरोध भी यहाँ पर किया है। और साफ तौर पर
उनके दिमाग में पाकिस्तान का हरा रंग होने की बात भी कही है। हालांकि शिवसेना के बयानों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत कहीं कहीं नहीं होती है, क्योंकि शिवसेना द्वारा लगातार सामना के जरिए कई बार ऐसे बयान भी दे दिए जाते हैं जिनकी आलोचना पूरे देश की नहीं दुनिया में भी होती है। अब ओवैसी बंधुओं पर जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया है, वो कहीं ना कहीं ओवैसी बंधुओं द्वारा लगातार जो कार्यप्रणाली रखी जा रही है उसको लेकर भी है, और शिवसेना लगातार सामना के जरिए जिन मुद्दों पर बेबाक राय रखती है, उन्हीं राय में इस राय को भी एक माना जा रहा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी काले धन पर सख्त हुए हैं और उन्होंने कहा है कि काले धन पर जो बिल बनाया गया है उसे कमजोर कहना गलत है। उन्होंने इन तमाम बातों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि काले धन के मुद्दे पर आज लोग बोलने से कतराते नहीं हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनकी सरकार की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस काले धन के मुद्दे पर सरकार या विपक्ष तमाम लोग जो चुप्पी साधे रहा करते थे, अब उस काले धन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष यहाँ तक कि आम जनता भी खुलकर बोल रही है और इसे गलत बता रही है। तो ऐसे में ये उनकी सरकार की वजह से हुआ है। और काले धन के बिल पर अगर हम बात करें, जिन लोगों ने इसे कमजोर करने वाली बात कही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इन तमाम बातों को वो एक सिरे से खारिज करते हैं। काले धन के मामले पर तमाम लोगों को सजग रहना होगा, समझदार रहना होगा और इस पर सख्ती से काम करने की जरूरत है। और न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही।